कभी आपने सोचा है एक बच्चा जो समंदर के किनारे मिट्टी के एक छोटे से घर में जन्मा था, वो एक दिन भारत का राष्ट्रपति बनेगा। ये कहानी है उस बच्चे की जो सपने तो देखता था मगर आंखें खुली रखकर। नाम था अब्दुल कलाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां हम बात करते हैं हौसलों की, मेहनत की और उन सपनों और संघर्ष की जो आपको नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप के एक छोटे से कस्बे के एक गरीब मुस्लिम परिवार में जन्म होता है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे जो नाव से लोगों को रामेश्वरम के मंदिर तक ले जाते थे। उनकी माँ आसियम्मा बहुत दयालु महिला थी। हर दिन भूखों को खाना खिलाना उनका नियम था। कलाम 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। बचपन से ही कलाम ने मेहनत और ईमानदारी अपने माँ बाप से सीखी थी। जिज्ञासु तो वे थे ही। चूँकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए कलाम बचपन से ही अखबार बेचना शुरू कर दिए थे, क्योंकि उनको पता था अखबार बेचने के पैसे तो मिलेंगे ही, साथ में अखबार पढ़ने को भी मिलेगा। एपीजे अब्दुल कलाम अखबार बेचते वक्त रास्ते में पूरे अखबार को पढ़ जाया करते थे। एक बार की बात है, अब्दुल कलाम बहुत छोटे थे, उम्र लगभग 8 वर्ष रही होगी। इनके गांव से कई किलोमीटर दूर एक टीचर रहते थे जो मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते थे। उन्होंने बोला कि जो बच्चा सुबह 4 बजे तक मेरे पास आ जाएगा उसको 1 घंटे में मैथ्स फ्री में पढ़ाऊंगा। यह अब्दुल कलाम के लिए बहुत अच्छा अवसर था। वो बिल्कुल भी इसे खोना नहीं चाहते थे। अब अब्दुल कलाम सुबह 3 बजे ही उठकर, चाहे कोई भी मौसम हो, सर्दी, बारिश, तूफान, कई किलोमीटर दूर सुबह 4 बजे तक उनके पास पहुंच जाया करते थे। जब डॉक्टर कलाम रात को घर में पढ़ते थे उस समय लालटेन होती थी जो कैरोसिन से जलती थी, और कैरोसिन भी 2 घंटे के लिए ही होता था, 7 से 9 तक। उसके बाद घर में अंधेरा हो जाता। जब उनके माता पिता ने उनके पढ़ने के लगन और जज्बे को देखा तो उन्होंने खुद को अंधेरे में रखकर कलाम के लिए 11 बजे तक कैरोसिन की व्यवस्था की। जब डॉक्टर कलाम क्लास 5th में थे तो उनके टीचर श्री शिवा सुब्रमण्यम स्वामी क्लास में बच्चों को सिखा रहे थे कि चिड़िया कैसे उड़ती है। बहुत प्रयास के बाद भी जब वे बच्चों को अच्छे से समझा नहीं पाए तो उन्होंने सोचा कि स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए क्यों न प्रैक्टिकली दिखाया जाए। श्री अय्यर ने सभी बच्चों को रामेश्वरम के समंदर के किनारे ले गए जहाँ कई प्रकार के पक्षी आसपास उड़ रहे थे। वहाँ उन्होंने पक्षियों को उड़ते हुए बच्चों को दिखाया और अच्छे से उनके उड़ने के मैकेनिज्म को समझाया। यही वो मोमेंट था जब कलाम ने एक सपना देखा, आसमान में उड़ने का सपना। यहीं से उनको एरोनॉटिक्स समझ आया। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने हाई स्कूल रामेश्वरम के शॉर्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की। एक बार अपने स्कूल में किसी गलत क्लास में पहुंच गए और क्लास में जब अंदर घुसे तो टीचर ने इनको बहुत डांटा। उन्होंने गुस्से में कहा, जब अब तक तुम्हें यही नहीं समझ आया कि तुम्हारा क्लास कौन सा है तो तुम क्या पढ़ोगे और आगे क्या बढ़ोगे और फिर क्या। उसके बाद उन्होंने इतनी मेहनत से पढ़ाई की कि मैथ्स में 100 में 100 नंबर लाएं। टीचर भी हैरान हो गए। बचपन से ही आसमान में उड़ने की इच्छा थी, इसलिए इन्होंने देश के सबसे बड़े कॉलेज मद्रास के MIT में एडमिशन ली, जहां वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। MIT के लास्ट ईयर में उन्हें एक प्रोजेक्ट मिला जिसमें उनको एक वर्किंग एयरक्राफ्ट बनाना था। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कलाम के पास पैसे कम थे। उनकी मदद के लिए उनकी बहन आसिफा ने अपने गहने गिरवी रखकर उनको 1000 रुपये दिए। डॉक्टर कलाम ने एयरक्राफ्ट बनाया, लेकिन उनके प्रोफेसर को वो खासा पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, कलाम अगर तुम अच्छा प्रोजेक्ट नहीं बना सके तो तुम्हारी स्कॉलरशिप छीन ली जाएगी और MIT की डिग्री भी नहीं मिलेगी। अब डॉक्टर कलाम बिल्कुल परेशान हो गए क्योंकि उनके प्रोफेसर ने उनको उस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए सिर्फ 3 दिन का समय दिया। अब अब्दुल कलाम के दिमाग में ये चलने लगा कि उनकी बहन ने अपने गहने गिरवी रखकर पैसे दिलाए और अगर यह प्रोजेक्ट नहीं बना तो स्कॉलरशिप, डिग्री सब छीन जाएगा। अब्दुल कलाम 3 दिन तक अच्छे से खाए पिए बिना लगातार 72 घंटे काम करने के बाद उस प्रोजेक्ट को पूरा किया। और 3 दिन बाद जब उन्होंने अपना प्रोजेक्ट दोबारा अपने प्रोफेसर को दिखाया तो वे बिल्कुल हैरान थे। उनके आंखों में खुशी के आंसू थे। MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम का सपना था कि वे इंडियन एयरफोर्स में पायलट बने। इसके लिए उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के पायलट चयन के लिए आवेदन किया। वे देहरादून एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड AFSB पहुंचे। वहाँ 8 वैकेंसीज थी जबकि इनका रैंक 9 आया। मतलब बहुत करीब पहुंचकर इनका बहुत बड़ा सपना टूट गया। डॉक्टर कलाम बहुत निराश हुए। इसी निराशा की घड़ी में वे ऋषिकेश चले गए और वहाँ उन्होंने स्वामी शिवानंद से मुलाकात की जो एक प्रसिद्ध योगी और आध्यात्मिक गुरु थे।
उन्होंने कलाम को समझाया कि तुम्हें पायलट बनना ही नहीं था, तुम्हें तो देश को ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान देना है, तुम्हें देश सेवा करनी है। अब्दुल कलाम ने अपनी बायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में इस मुलाकात का जिक्र भी किया है। उन्होंने लिखा है कि शिवानंद ने ही आध्यात्मिक साइंटिस्ट बनने की राह दिखाई। इसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की। इसके बाद ये इसरो पहुँचे डॉक्टर साराभाई के टीम में, जहाँ से 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए इन्हें नासा भेजा गया। यह उनके लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। कलाम को वहाँ भेजने का उद्देश्य था कि वे रॉकेट टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट लॉन्चिंग और रेंज सेटअप की तकनीकी जानकारी हासिल कर सकें। नासा में उन्होंने अत्याधुनिक तकनीकी संसाधन और साइंटिस्ट की मेहनत देखी। वहाँ से काम करने के तरीके ने उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। वहाँ से वापस आने के बाद उन्होंने भारत के केरल के थुम्बा में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TERLS की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने पहला साउंडिंग रॉकेट 1963 में लॉन्च किया। 1969 में जब इनको इसरो के डायरेक्टर की कमांड दी गई तो 1969 से 1979 तक 10 साल इन्होंने बहुत जी जान से मेहनत की। 10 साल लगातार। इस दरमियान इन्होंने 2 सिर्फ छुट्टी ली, एक अपने पिता के निधन पर और दूसरी अपनी माता जी के निधन पर। 10 साल के कड़ी मेहनत के बाद 1979 में इनका SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फेल हो गया। अब्दुल कलाम बहुत निराश हुए। उस समय उनके हेड रहे सतीश धवन ने फेलियर की सारी जिम्मेदारी मीडिया के सामने और देश के सामने अपने ऊपर ली थी और वादा किया था कि 1 साल के अंदर हम दोबारा इससे भी ज़्यादा जोश और जुनून के साथ काम करके इसको सफल बनाएंगे। प्रोफेसर धवन के इस व्यवहार को देखकर अब्दुल कलाम बहुत हैरान और भावुक थे। इसके बाद अब्दुल कलाम ने दोबारा अपनी टीम के साथ मिलकर 1 साल जी जान से मेहनत की और इस बार SLV-3 को सफल किया। इस बार जब सफलता मिली तो फिर प्रोफेसर मीडिया के सामने गए और इस बार सक्सेस का सारा क्रेडिट उन्होंने अब्दुल कलाम और पूरी टीम को दिया। ये देखकर कलाम बिल्कुल हैरान थे। इसी SLV-3 की हेल्प से 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को स्पेस में स्थापित किया गया था। SLV-3 की सफलता के बाद इंदिरा गांधी अब्दुल कलाम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। उन्होंने प्रोफेसर धवन से कलाम से मिलने की इच्छा जाहिर की। जब प्रोफेसर धवन ने डॉक्टर कलाम को इंदिरा गांधी के इस इच्छा के बारे में बताया तो कलाम बिल्कुल घबरा गए। उन्होंने धवन से कहा, सर मेरे पास एक भी अच्छे कपड़े नहीं हैं, न कोई सूट है। तब सतीश धवन ने मुस्कुराते हुए कहा था, कलाम आपने ऑलरेडी सफलता का सूट पहन रखा है, इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप जैसे हो वैसे ही इंदिरा गांधी से मिलो। डॉक्टर कलाम जब इंदिरा गांधी से मिले तो वो उनसे काफ़ी प्रभावित हुई। उन्होंने कहा था, आपको डिफेंस में अभी बहुत ज़्यादा काम करना है। इस समय बहुत से देश मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहे हैं, आप भी अपने देश के लिए मिसाइल बनाइए। उसी समय उनकी मुलाकात अटल बिहारी वाजपेयी से हुई। डॉक्टर कलाम ने जब अपना हाथ वाजपेयी जी से मिलाने के लिए आगे बढ़ाया तो वाजपेयी जी ने हाथ न मिलाकर उनको गले से लगा लिया था। उस दौर में डॉक्टर कलाम को सफलता पर सफलता मिल रही थी। 1981 में डॉक्टर कलाम को उनके डिफेंस रिसर्च के लिए मिसाइल विकास कार्यक्रमों में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, जो भारत का तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। 1982 में DRDO के डायरेक्टर बने। 1985 में त्रिशूल मिसाइल लॉन्च की। 1988 से 1989 तक अग्नि मिसाइल पर काम कर रहे थे। इसी दरमियान उन्होंने आकाश और नाग मिसाइल भी लॉन्च की, लेकिन अग्नि अभी भी बाकी थी। उसमें वे बार बार फेल हो रहे थे, जो एक बहुत ही क्रूशियल प्रोजेक्ट था। 1989 का अंत आते आते वे अग्नि को भी सफल बना दिए। जब उन्होंने 1989 में अग्नि को लॉन्च किया तो उस समय रसिया, US, चाइना, फ्रांस और UK के बाद भारत छठा देश था जिसने इतने पावरफुल मिसाइल बनाए। इसके बाद इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की उपाधि मिली, जिसके लिए इन्हें 1990 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। एक बार फिर डॉक्टर कलाम की मेहनत रंग लाई जब इन्होंने PSLV को भी सफल कर दिया। PSLV ने इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को ग्लोबल स्टार बना दिया, क्योंकि ये बहुत ही रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव रॉकेट था। ये उनके द्वारा बनाए गए PSLV की ही देन थी कि 2014 में 10 रुपये प्रति किलोमीटर के कम खर्च पर ही मंगल तक का सफ़र तय कर लिया गया। इसी दौरान दुनिया भर में न्यूक्लियर पावर की भी बात चल रही थी। डॉक्टर कलाम ने 1992 से 1997 तक लगातार मेहनत की। यही मेहनत रंग लाई। भारत ने 1998 में ऑपरेशन शक्ति के नाम से न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। उस टाइम पर 5 देश न्यूक्लियर पावर थे: फ्रांस, USA, रसिया, चाइना, UK।
1997 में डॉक्टर कलाम को साइंस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी में योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। डॉक्टर कलाम ने पूरे 41 साल तक देश की सेवा की, भारत को ऊंचाइयों तक ले गए। उसके बाद 1999 में ये रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद वाजपेयी जी ने उनको फ़ोन किया और कहा कि हम आपको होम मिनिस्ट्री देना चाहते हैं। कलाम जी ने सोचने के लिए एक दिन का समय मांगा। बहुत सोचने के बाद अगले दिन उन्होंने वाजपेयी जी को मना कर दिया। अगली बार 2002 में जब राष्ट्रपति बनने का समय आया तो दोबारा वाजपेयी जी ने कलाम को कॉल किया। उस समय कलाम जी क्लास में पढ़ा रहे थे। वाइस चांसलर ने बताया कि कलाम जी आपको प्राइम मिनिस्टर का कॉल आ रहा है। कलाम जी ने फ़ोन उठाया तो वाजपेयी जी ने कहा, देश को आपकी ज़रूरत है, इसलिए मैं आपका नाम राष्ट्रपति पद के लिए रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ, आप प्लीज़ हाँ कर दीजिए। डॉक्टर कलाम ने सोचने के लिए 1 घंटे का वक्त मांगा। 1 घंटे सोचने के बाद उन्होंने फ़ोन करके प्रपोजल स्वीकार कर लिया और इस तरह से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। जनरली जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है तो लगेज से भरी कई गाड़ियां राष्ट्रपति भवन लेकर जाता है और उससे भी कई गुना ज़्यादा लगेज वो राष्ट्रपति भवन से बाहर लेकर आता है। लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के एक ऐसे राष्ट्रपति हुए जो राष्ट्रपति बनने के बाद मात्र 2 सूटकेस के साथ राष्ट्रपति भवन के अंदर गए और अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद उसी 2 सूटकेस के साथ राष्ट्रपति भवन से बाहर भी आए। कलाम के राष्ट्रपति बनने के बाद उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि वो पहनेंगे क्या, क्योंकि सालों से तो वे सिर्फ साधारण सी कमीज और स्पोर्ट के जूते पहनते आ रहे थे और राष्ट्रपति बनने के बाद उसके प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें औपचारिक मौक़ों पर बंद गला सूट पहनना होता था, जो कड़ा कॉलर वाला पारंपरिक सूट होता है। लेकिन डॉक्टर कलाम को यह सूट असहज लगता था। उन्हें उसमें घुटन महसूस होती थी और वह उसमें बिल्कुल भी सहज महसूस नहीं करते थे। फिर उन्होंने अपने दर्जी को बुलाया और कहा, इस कॉलर को काट दो, इसे ऐसा बना दो कि मुझे थोड़ा आराम लगे। दर्जी ने बंद गला सूट की कॉलर को थोड़ा खोलकर उसे सामान्य और हल्का बना दिया। उसके बाद से ही राष्ट्रपति अब्दुल कलाम उस बदले हुए सहज कलाम स्टाइल सूट को पहनते थे। उसके बाद से ही ये सूट कलाम सूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। राष्ट्रपति बनने के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ज़्यादा समय नहीं मिलता था, फिर भी वो अपने लिए थोड़ा समय निकाल ही लेते थे, क्योंकि उन्हें बीड़ा बजाना और वॉक करना बहुत पसंद था। एक बार डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन में वॉक कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक मोर अपना मुंह नहीं खोल पा रहा है। उन्होंने तुरंत राष्ट्रपति भवन के वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया और मोर का इलाज करने के लिए कहा। डॉक्टर ने जांच में पाया कि मोर के गर्दन में एक ट्यूमर है, जिसकी वजह से मोर को अपना मुंह खोलने और बंद करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। कलाम ने उसकी तकलीफ को समझते हुए तुरंत सर्जरी कराई। कुछ दिन तक उसको ICU में रखा गया। पूरी तरह सही होने के बाद उसको मुगल गार्डन में छोड़ दिया गया। इस घटना से पता चलता है कि उनके अंदर दया और मानवता कितनी ज़्यादा थी। ये हमेशा भगवत गीता और कुरान दोनों पढ़ते थे। 70 साल की उम्र में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को यूथ आइकन ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। 27 जुलाई 2015 की शाम। किसी को नहीं पता था कि आज की ये तारीख इतिहास के पन्नों पर ऐसे दर्ज होगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम IIM शिलोंग में छात्रों को संबोधित कर रहे थे। मंच पर खड़े डॉक्टर कलाम अपने विचार समझा ही रहे थे कि अचानक उन्होंने अपना बैलेंस खो दिया। उनके हाथ कांपने लगे और वो स्टेज पर ही गिर पड़े। सभी बिल्कुल घबरा गए। तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने हर संभव कोशिश की, लेकिन शाम 7:45 पर डॉक्टर ने बताया कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से डॉक्टर कलाम अब हमारे बीच नहीं रहे। डॉक्टर कलाम चले गए, लेकिन उनकी बातें, उनके सपने और उनके आदर्श आज भी हमारे साथ हैं। उनकी आखिरी सांस भी शिक्षा और प्रेरणा को समर्पित रही। उनकी मौत एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी, उस सोच की जो हर युवा को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, आज की उड़ान यहीं तक। उम्मीद है कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगी है तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उड़ान विद मी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए अपने सपनों को जिंदा रखिए और कोशिश जारी रखिए।